वेलकम टू कास क्लासेस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हरियाणा एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो आप सभी का हमारी करंट अफेयर सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हमने अपनी क्लास को 3 मुख्य भागों में बांटा है। जैसे कि हरियाणा इंटरनेशनल करंट अफेयर, भारत के करंट अफेयर और हरियाणा के करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल मलेरिया दिवस के बारे में, हबल टेलीस्कोप के बारे में, इंटरनेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में, पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में और स्टारलिंग प्रोग्राम के बारे में। भारत के करंट अफेयर्स में आज हम विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, आयुष्मान भारत दिवस के बारे में जानेंगे, वर्चुअल अदालत, हाल ही में जो भारत ने एफडीआई में बदलाव किए हैं उनके बारे में जानेंगे और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। हरियाणा के करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे संपर्क बैठक के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम पहले चर्चा करेंगे इंटरनेशनल मलेरिया दिवस के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, मलेरिया का संक्रमण कैसे फैलता है और मलेरिया के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि 2020 के इंटरनेशनल मलेरिया दिवस की थीम क्या थी। तो मैं आपको शुरुआत में ही ये बताना चाहूँगा कि हर साल 25 अप्रैल को हम इंटरनेशनल मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकें कि मलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी है और इसका रोकना कितना ज़रूरी है। इस साल मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, मतलब मलेरिया को पूर्णतः ख़त्म करने की शुरुआत पहले खुद से करना। पहले खुद से करने का मतलब है कि मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि अपने आसपास सफाई रखूँ ताकि मलेरिया के मच्छर उत्पन्न ना हो सके। मलेरिया मुख्यतः एनापोलिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है और इसका संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में मच्छरों के माध्यम से ही होता है। तो अगर हम मच्छर उत्पन्न करने के जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं, जैसे कि गंदगी, गंदा पानी अगर कहीं इकट्ठा हो जाता है, गर्मियाँ आ रही है, हमारे कूलर का जो पानी है वहाँ पर मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर ऐसी जगहों की हम साथ के साथ सफाई करते हैं समय समय पर, तो एनापोलिस नामक मच्छर वहाँ पर उत्पन्न ही नहीं होगा। और दूसरा, अगर कहीं पर मच्छर है तो हम ये ध्यान रखें कि वो मच्छर हमें कम से कम काटे, जैसे कि सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना। तो इससे मच्छर हमसे दूर रहेंगे और मलेरिया भी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के 5 राज्य मलेरिया से बहुत अधिक ग्रसित होते हैं, जिनमें मुख्यतः आते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पूरे विश्व में मलेरिया से सबसे अधिक ग्रसित है और अफ्रीका में भी सबसे अधिक बच्चे और औरतें इस बीमारी से बहुत अधिक ग्रसित हैं। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सके। अगला हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर में टॉपिक है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप में पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेलीस्कोप क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। टेलीस्कोप की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो टेलीस्कोप की मदद से हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। और हबल टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप जो है वो पृथ्वी से 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पृथ्वी से 550 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब जो हबल टेलीस्कोप जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। और
हबल टेलीस्कोप का उपयोग हम मुख्यतः अंतरिक्ष की पिक्चर्स लेने में करते हैं। अभी टेलीस्कोप और अभी हम ये जानेंगे कि टेलीस्कोप और उपग्रह में क्या अंतर है, क्योंकि जो उपग्रह है वो भी पृथ्वी से लॉन्च किए जाते हैं और वो भी एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इनकी ऑर्बिट जो है वो अलग अलग हो सकती है। बेसिकली उपग्रह का काम ये होता है कि वो पृथ्वी की पिक्चर्स ले, या पृथ्वी के जिन ऑब्जर्वेशन के लिए उनको भेजा गया है वो अर्थ के रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे मौसम विभाग या किसी अन्य चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। लेकिन टेलीस्कोप जो है वो पृथ्वी का चक्कर काटते हुए अंतरिक्ष से रिलेटेड जानकारी एकत्रित करता है। हबल टेलीस्कोप को जो लॉन्च किया गया था वो 24 अप्रैल 1990 को किया गया था और इसका लॉन्च जो है वो डिस्कवरी नामक रॉकेट से किया गया था। इस टेलीस्कोप की जो कार्य अवधि निर्धारित की गई थी वो उस समय 30 वर्ष की थी, जो 2020 में पूर्ण हो चुकी है। अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं हबल टेलीस्कोप, और अपनी कार्य अवधि पूर्ण होने के बाद भी ये टेलीस्कोप बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। मेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि 2021 में भारत में होनी थी, भारत में होनी थी, अब नहीं हो रही है, लेकिन भारत से उसकी मेज़बानी छीनकर अब ये किसी और को दे दी गई है। अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप सर्बिया नामक देश में आयोजित की जाएगी। पहले इस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये प्रतियोगिता हर 4 साल में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा करवाया जाता है और ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत को इसकी मेज़बानी करने का मौका मिला था, लेकिन भारत समय से इसकी होस्ट फीस जमा नहीं करवाया, जिसके कारण इसकी जो मेज़बानी थी वो भारत से छीनकर सर्बिया को दे दी गई है। अब सर्बिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन टोक्यो ओलंपिक के बाद किया जाएगा। और जैसा कि हम सबको पता है ओलंपिक 2020 टोक्यो में होने थे, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से इनका जो होने का समय था वो थोड़ा टाल दिया गया है। और बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो पहले ओलंपिक होंगी, उसके बाद बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि भारत ने इसकी जो मेज़बानी फ़ीस जो थी वो जमा नहीं कर पाया है, उसकी वजह से भारत के ऊपर 500 मिलियन डॉलर का $500 का फाइन भी लगा है। मैं कमेंट सेक्शन में एक करेक्ट फिगर पता करके आपको बता दूंगा कि कितने का फाइन भारत के ऊपर लगा है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर अगला टॉपिक है पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज। पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज द्विवार्षिक होने वाली एक एक्सरसाइज है। द्विवार्षिक का मतलब है कि हर 2 साल में एक बार होने वाली। इस एक्सरसाइज का आयोजित जो है वो ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स करती है और इसमें विश्व के अलग अलग देश भाग लेते हैं। लेकिन इस साल जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से लगभग सभी मेजर इवेंट्स जो हैं वो या तो कैंसिल हो चुके हैं या डिले हो चुके हैं। और पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज के कैंसिल होने का भी यही कारण है। सबसे पहले ये एक्सरसाइज जून 1981 में की गई थी और भारत ने पहली बार इस पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज को 2018 में ज्वाइन किया गया था। उस समय भारत के अलावा इस एक्सरसाइज में दूसरे देश थे, जैसे कि जर्मनी, थाईलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस और इसके आयोजनकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टारलिंक प्रोग्राम। स्टारलिंक प्रोग्राम बेसिकली स्पेसएक्स कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत कंपनी पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट से कवर करना चाहती है
और इसका उद्देश्य क्या है कि जब पूरी पृथ्वी पूरे तरीके से सैटेलाइट से कवर हो जाएगी तो ये हर जगह पृथ्वी के हर कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करवा सके। और इस स्टारलिंक प्रोग्राम के अंतर्गत अभी किस कंपनी का ये प्रोग्राम है? ये स्पेसएक्स कंपनी का है। और अभी हाल में स्पेसएक्स कंपनी ने 60 नए सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए थे। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो आप रात में ये कैप्चर की गई पिक्चर है। और इस पिक्चर में जो ये आपको दिख रहे हैं ये तारे नहीं हैं, ये स्टारलिंक प्रोग्राम के वो 60 सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया था। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब हम आते हैं भारत के करंट अफेयर। भारत के करंट अफेयर में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत दिवस के बारे में। 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की योजना है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत का हर व्यक्ति जो है वो निरोगी हो। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दूसरा नाम है और इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई थी, लेकिन 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सरकारी योजना के संदर्भ में जागरूक किया जा सके। इस योजना के तहत जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सरकार 5 लाख का बीमा कवर देती है, जिसे वे किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले भारत के नागरिक को आयुष्मान कार्ड बनवाने की ज़रूरत होती है और ये योजना, भारत सरकार की ये योजना मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए है। और आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाने लोगों की हेल्थ केयर के लिए की जाने वाली योजना है। हम अब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्चुअल अदालत। वर्चुअल अदालत, इससे आप क्या समझते हो? वर्चुअल से क्या समझते हो? वर्चुअल का मतलब होता है कि जो रियलिटी में नहीं हो रहा, मतलब हो तो रहा हो। जैसे ये वर्चुअल जिस माध्यम से मैं और आप जुड़े हैं, इसे भी हम वर्चुअल बोल सकते हैं। कि जैसे कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो के माध्यम यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वर्चुअल माध्यम से है। तो अभी हाल फिलहाल में जब देश में कोरोना संकट पूरी तरीके से हावी है, सभी सरकारी ऑफिसेज लगभग बंद हैं, तो भारत के एक राज्य ने सबसे पहले वर्चुअल अदालत की शुरुआत की और उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। इस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसेस की सुनवाई की। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सराहनीय इसलिए, अगर कोई केस अदालत में पेंडिंग है और वो कोविड-19 की वजह से अदालत बंद है, लेकिन राज्य सरकार की पहल के तहत वर्चुअल अदालत में अदालतें अभी भी खुली हैं और वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारी न्याय में जो समय की देरी होती थी, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगली योजना है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हम सभी को पता है कि अभी कोविड-19 पूरे विश्व में हावी हो रखा है और इस समय सबसे ज़्यादा कमी जो है वो मास्क की कमी हो रही है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार मध्य प्रदेश की औरतों को ये बोल रही है कि आप अपने घर पर मास्क बनाएं और वो मास्क सीधा राज्य सरकार को बेचें। बदले में राज्य सरकार उन मास्क के बदले में उन्हें पैसे देगी। तो जिस समय देश का हर रोजगार, हर व्यवसाय, हर तरह का बिजनेस कोविड-19 की वजह से ग्रसित है, तो वो कहीं ना कहीं हानि झेल रहा है। तो इस समय
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वहाँ के नागरिकों राज्य के नागरिकों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक मौका दिया है। तो जो कि ऐसी योजनाएं ऐसे संकट के समय काफ़ी हेल्पफुल होती है लोगों को अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। अगली योजना है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो जीवन शक्ति योजना की तरह जीवन अमृत योजना भी एक मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक काढ़ा सरकार द्वारा सबको दिया जा रहा है। इस काढ़े का प्रयोग इंसान अपनी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकता है और ये काढ़ा सर्दी जुखाम इन सभी में काफ़ी उपयोग है। और इस समय हम सभी को ये पता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एक इंसान की शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अहम रोल अदा करती है। अगला हमारा भारत के करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक है एफडीआई में बदलाव। एफडीआई में बदलाव के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है, एफडीआई के बदलाव के कारण क्या हैं और नए नियम क्या हैं। जैसा कि अभी आप सबने ये सुना होगा कि हाल ही में चीन का एक बैंक है चाइनीज़ बैंक ऑफ पीपल, वहाँ का ये पब्लिक बैंक है, ने भारत के HDFC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 0.2% तक बढ़ा ली है, जिसके कारण एक ऐसा माहौल बन गया है कि कहीं चाइनीज़ कंपनियां भारत के मार्केट के ऊपर आर्थिक कब्जा ना कर ले। इस समय पूरे विश्व का शेयर मार्केट निचले स्तर पर है, जबकि हम सभी को पता है कि कैसे चाइनीज़ मार्केट जो है वो अभी भी इस सिचुएशन से बचा हुआ है और उनके पास काफ़ी फाइनेंस है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चाइना की जो प्राइवेट या सरकारी कंपनियां हैं वो दूसरे देश की प्राइवेट कंपनियां या सरकारी स्कीमों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव किए हैं। जो चाइनीज़ बैंक ऑफ पीपल ने अभी HDFC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो उन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत बढ़ाई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि बाहरी कंपनियां कुल 10% तक का शेयर उस कंपनी का खरीद सकती है, लेकिन अगर वो कंपनी किसी कंपनी के 10% शेयर से अधिक खरीदती है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए होता है, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अधिक समय के लिए होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि कहीं भारत की किसी कंपनी को चाइना ओवरटेक ना कर ले, कि अगर उन्होंने चाइनीज़ कंपनी ने भारतीय कंपनियों में अपने शेयर्स बढ़ा लिए तो भारत के जो आर्थिक निर्णय हैं उनमें उनका हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने भारत पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ बदलाव किए हैं। अगर अब किसी भी भारत में या किसी भारतीय कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे सबसे पहले भारतीय सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे करने से एक तो भारतीय सरकार जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट कर सकती है। अगर वो बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भारतीय सरकार उसको मना भी कर सकती है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है भारत सरकार द्वारा। इससे क्या है कि चीन जो है वो भारत के उद्योगों को आर्थिक रूप से नहीं कब्जा सकता। अगला हमारा टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी। पिछले कुछ समय से कोरोना के लिए ये उपचार जो है वो काफ़ी चर्चा में है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि प्लाज्मा थेरेपी में हम पहले ये जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है। अब जो ह्यूमन ब्लड है, जो इंसानी खून है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल, WBC और प्लेटिलेट्स मतलब कि वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स, और तीसरा प्लाज्मा। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका शरीर उस बीमारी से लड़ता है और उस दौरान
उस व्यक्ति के अंदर शरीर में ऐसे प्लाज्मा या ऐसे एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होते हैं जो कि एंटीजन को ख़त्म कर देते हैं। और जो एंटीजन है वो आप ये समझ सकते हो कि एंटीजन जो है वो एक बुरा पार्ट है जिसकी वजह से वो इंसान बीमार पड़ा था। तो बेसिकली क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन को ख़त्म कर देती है और शरीर जो है वो पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी के अंदर जो व्यक्ति अभी अभी कोविड-19 से रिकवर किया है, स्वस्थ हुआ है, उस व्यक्ति के शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया है। तो इस थेरेपी के अंदर हम उसके शरीर से वो ब्लड लेते हैं और उस ब्लड के अंदर से हम प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और उस प्लाज्मा को एक कोरोना वायरस जो ग्रसित व्यक्ति है उसके अंदर डाल देते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वो भी तेज़ी से कोरोना से लड़ सकता है। अब हरियाणा करंट अफेयर के अंतर्गत हमारा टॉपिक है संपर्क बैठक। संपर्क बैठक क्या है? पहले हम संपर्क बैठक के बारे में जानेंगे। लॉकडाउन की स्थिति में जब सभी स्कूल कॉलेज बंद है तो हरियाणा सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है संपर्क बैठक। इस बैठक के तहत जो यूज़र है वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके 5वीं क्लास तक के विद्यार्थियों की घर बैठे पढ़ाई करवा सकता है। इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक बार अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो उसके बाद इसको चलाने के लिए आपको किसी प्रकार के इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन का पूर्णतः उपयोग ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के तहत एक स्टूडेंट और एक टीचर आपस में कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं और तो और इस एप्लीकेशन में ऐसी भी सुविधा है कि एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर से वार्तालाप कर सके या किसी पॉइंट पे डिस्कशन करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन का लॉन्च जो है वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने किया था और इस समय जब सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है ये एप्लीकेशन बहुत ही अहम रोल अदा करती है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है लेकिन पढ़ाई तो होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस टाइम आप पढ़ना छोड़ दोगे तो कोई और, क्योंकि आपने पढ़ना छोड़ा है, सबने पढ़ना नहीं छोड़ा है और हम सभी को पता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। लगातार पढ़ने रहने से और हम जो कंपटीशन है उससे कैसे लड़ सकते हैं, हमें अपनी शिक्षा को लगातार जारी रखना होगा क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम समय की दृष्टि से देखें तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने सारे डाउट्स हम क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें या जिस भी हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को जानें, उसके टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाएं और उन टॉपिक्स बाय टॉपिक को हम कवर करें। चाहे हमें किताबों से कवर करना है, गूगल पर सर्च करके करना है या यूट्यूब पे सर्च करके करना है, लेकिन हम उनके इतने उम्दा नोट्स बना लें कि जब रिवीजन करें तो हमें सिर्फ पढ़ना हो, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ना हो। तो बार बार जब आप रिवाइज़ करोगे तो वो अपने आप मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो आपके भूलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और अधिक से अधिक अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आज की काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और हमारे चैनल कास्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आप विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स की वीडियो को आप देख सकते हैं, आसानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम आपके फीडबैक्स का हमेशा से स्वागत करते हैं। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं हमारे पढ़ाने के तरीके में या किसी और में, तो आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद।